दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना। काही कोणाला समजत नाही ना तू कधी टाकते. दोस्तों, आज हम आए हैं विरार के जाने माने डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर सुरेश पाटिल सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग. डॉक्टर, आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। आज 10 में से 2 या 3 लोगों को डिप्रेशन है सर। लेकिन कोई डिप्रेशन की बात करे तो लोग पागल समझते हैं। डिप्रेशन का इलाज होता नहीं है सर। सर, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तृत कुछ बात करिए। आपका कहना एकदम सही है. डिप्रेशन नहीं, सभी मानसिक बीमारी के बारे में समाज के अंदर बहुत सारा डर और बहुत सारी गलतफहमियां अभी भी है. जैसे आपने बताया डिप्रेशन 10 में से 2 लोगों को है. ये बात बिल्कुल सही है. जैसे हम आज हड्डी टूट गई तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं. हमको अगर स्किन का इन्फेक्शन हुआ तो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन अपना अगर मन दुखी है, दर्द में है, तो हम डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा डरते हैं. क्योंकि लोगों के मन में ऐसा लगता है कि मानसिक बीमारी मतलब पागल की बीमारी. मैं हमारे जितने भी श्रोता आज इधर है उनको कहना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारी मतलब पागलों का बीमारी नहीं है. आजकल अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां हैं जो कोरोना के टाइम में बहुत सारी उभर के आई है. उसमें से एक बीमारी है डिप्रेशन. डिप्रेशन को हम अवसाद बोलते हैं. अवसाद आपको लगना या फैमिली को लगना कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है या मुझे आउटसाइड की किसी काउंसलर की मदद चाहिए, तो समझना कि कुछ तो गलत चल रहा है. अभी डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मगज का बीमारी है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि रात को नींद नहीं आना, उदास उदास लगना, मायूस लगना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, घबराहट पैदा हो जाना, ऐसा लगना कि जिंदगी में अभी कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, अकेले अकेले रहना, रोना आ जाना, ऐसा लगना कि अपनी जान खत्म कर ले या खुद को खत्म कर ले, इस तरह के विचार आना. ये सब चीजें अगर आपको 14 दिन से ज्यादा महसूस होती है, लगातार महसूस होती है, जिसके कारण आपका फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और काम का लाइफ, एक्यूपेशनल लाइफ सब अगर डिस्टर्ब होता है, तो समझने का कि हम अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी से जा रहे हैं. ये कोई बाहरी तनाव, घर में झगड़े हैं या काम की जगह प्रॉब्लम है, उससे नहीं आती है. उसका कारण है कि जब भी बाहर का तनाव आता है, एक्सटर्नल प्रेशर आता है, ब्रेन के अंदर में जो खुशी का केमिकल रहता है जिसके कारण हमको खुशी महसूस होती है, वो केमिकल है सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन. ओके। वो सीरोटोनिन थोड़ा कम होता है तो उसके बाद ये डिप्रेशन का बीमारी चालू हो जाता है. अच्छा डॉक्टर, डिप्रेशन हम डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? कब कई महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। इससे जल्दी बाहर निकले, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने डॉक्टर की सलाह लें? जब भी हमको बुखार आता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार का जांच करते हैं, डॉक्टर को हमारी सब तकलीफ बता देते हैं, उसके बाद सब तपास करके डॉक्टर दवा चालू कर देते हैं. यस। तो दवा के बाद हम खाने से ठीक होते हैं. डिप्रेशन ही ऐसा ही बीमारी है जिसमें दवा, दुआ और फैमिली सबका कंट्रीब्यूशन लगता है. ओके। अभी दवा क्यों देना है? जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में सीरोटोनिन और नॉरफिनेफ्रिन थोड़ा कम होने के कारण ये डिप्रेशन आता है. जैसे चाय में हम शक्कर डालेंगे तो चाय मीठा बनेगा, वैसे ही अगर ब्रेन में हम सीरोटोनिन बढ़ाएंगे तो ही वो व्यक्ति को अच्छा लगना चालू होगा. तो सीरोटोनिन बढ़ाने के तरीके क्या है? हमारे खाने से हमको सीरोटोनिन बढ़ाने का कोई केमिकल मिलता नहीं है, और जो सीरोटोनिन बढ़ाने वाला खाना रहता है वो ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, यानी वो सीरोटोनिन ब्रेन तक पहुंचता नहीं है. तो सीरोटोनिन बढ़ाने की एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई आती है, जो दवाई हमको 4 से 6 महीने तक खाना पड़ता है. 4 से 6 महीने का पूरा इलाज किया तो 90% लोगों का डिप्रेशन हमेशा के लिए ठीक होता है. रही बात दूसरी, उसके बाद आता है कि काउंसलिंग. काउंसलिंग भी इतनी जरूरी है जितनी दवाई ही है. काउंसलिंग यानी विचार करने का तरीका, उसके ऊपर भावनाएं तैयार होती है और भावना के ऊपर स्वभाव तैयार होता है. यस। बहुत बार क्या होता है, विचार करने का तरीका डिप्रेशन में बहुत निगेटिव हो जाता है. उसको हम हाँ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं या इरेशनल थॉट्स बोलते हैं. तो आरईबीटी, सीबीटी जैसी कुछ थेरेपी है जो थेरेपिस्ट हमको डिलीवर करते हैं, जिसका काउंसलिंग सेशन आधा आधा घंटे 45 मिनट्स का काउंसलिंग सेशंस रहता है. वो सेशंस भी इक्वल इफेक्टिव है. उसके अलावा परिवार का सहयोग, डिप्रेशन की बीमारी को समझ के लेना, फैमिली लाइफ
परिवार में अच्छा रखना, अच्छा संवाद रखना, परिवार में काम के जगह पे प्रेशर रिड्यूस करना, अपने खुद के जिंदगी के जो गोल्स है तो गोल निश्चित करना, और लाइफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना। तो डिप्रेशन का मैं बोलूंगा खाली दवा की उपचार नहीं है, उसके अलावा अगर वो व्यक्ति, थेरेपिस्ट और पूरा फैमिली और समाज अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करे तो हम इससे उभर कर बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर, मैं भी डिप्रेशन से कुछ जूझ रहा था कुछ महीने में पहले, और यहाँ आपके इलाज के बाद मैं इससे बाहर आ गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अगला सवाल नींद के बारे में। आजकल लोगों की नींद डिस्टर्ब हो गई है। लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, गहरी नींद लोगों को आती ही नहीं है। और आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? देखो, नींद एक कुदरत ने बनाई हुई चीज है। जैसे सूरज सुबह आता है तो अब हम उठते हैं, और जब सूरज ढल जाता है तो उसके कुछ घंटों के बाद हमको नींद आती है। तो नींद आना मतलब क्या, ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल है, और जो एक पाथवे रहता है स्लीप का पाथवे, वहां पे सिक्रीशंस हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्लीप इंड्यूस हो जाती है। नींद नहीं आना ये अलग अलग बीमारी का लक्षण हो सकता है। एक स्लीप इंसोम्निया एक खुद ही एक बीमारी है, निद्रानाश, जिसको हम हिंदी में निद्रानाश बोलते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ऐसे अलग अलग, या एंजाइटी, ऐसे अलग अलग चीजों में से नींद का प्रॉब्लम आती है। जब भी कोई नींद का समस्या आता है तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये खाली नींद की समस्या है या किसी बीमारी का हिस्सा है। अगर खाली नींद की समस्या है तो स्लीप हाइजीन नाम की 10 टेस्ट रहती है जो हमको फॉलो करनी है। सिंपल चीजें हैं, जैसे उसमें से कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा कि सुबह टाइम पे जल्दी उठना, रात को सोने से पहले नहाना, थोड़ा वॉकिंग करना, लाइट म्यूजिक सुनना, ऐसी कुछ सिंपल स्लीप हाइजीन नाम के 10 स्टेप है, वो रेगुलर सिंपल वेज है जो हम फॉलो करेंगे तो स्लीप ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाती है। सेकेंड थिंग की हमको ये देखना है कि अगर कोई बीमारी का हिस्सा है, जैसे एंजाइटी है, चिंता है, उसके कारण नींद नहीं आ रही है, तो हमको चिंता ट्रीट करना है। चिंता ट्रीट करेंगे तो नींद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज, नींद नहीं आ रही उसके लिए डॉक्टर के पास जाके, फैमिली डॉक्टर के पास जाके या मेडिकल शॉप पे जाके खाली नींद का दवा खाना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बार नींद का बीमारी खाली नींद का नहीं रहता है, उसके साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है जो हमको ट्रीट करना होता है। नींद का गोली खाएंगे तो आगे जाके फिर नींद का गोली का आदत लग जाता है। सेकेंड थिंग की डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर देते हैं वो सब गोली नींद की दवा होती नहीं है। उसमें से कुछ दवा है ऐसी होती है कि जिसको नींद आए। तो ये गलतफहमी नहीं रखना है कि डॉक्टर मुझे गोली दे के मेरा नींद ठीक कर रहा है। डॉक्टर आपका बीमारी ठीक कर रहा है। 4-6 महीने के बाद, आने वाले समय के बाद जैसे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, वो नींद का गोली भी हटाया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। सो मैं कहूंगा कि नींद, जैसे बुखार आना बहुत सारी बीमारियों का लक्षण रहता है, खांसी आना बहुत सारी बीमारियों का लक्षण रहता है, वैसे हमारे मानसोपचार शास्त्र में मैं ये बताऊंगा कि नींद नहीं आना ये बहुत सारे बीमारी का पहला लक्षण रहता है। डॉक्टर, अगला सवाल मोबाइल एडिक्शन के बारे में। डॉक्टर, बच्चे हो या बूढ़े, आजकल सब मोबाइल के लत से परेशान है। बूढ़ों का तो ठीक है, लेकिन बच्चों का नेक प्रॉब्लम आ रहा है, बोन बैक प्रॉब्लम आ रहा है। सर, इसके बारे में, मोबाइल एडिक्शन के बारे में आपकी क्या राय है सर? कोई भी एडिक्शन जो है वो ब्रेन में एक ट्रैक रहता है, उसके कारण आती है, जिसको हम डोपामिन रिलीज ट्रैक बोलते हैं। मन ऐसी चीज है जिसमें मजा आए, जिसमें आनंद आए, वो चीज बार बार करना चाहता है, उसको हम हैबिट बोलते हैं। वो हैबिट का आगे आगे जाके एक एडिक्शन हो जाता है, हमको उसको डिपेंडेंस बोलते हैं। जैसे कोई आदमी अगर स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है, इनिशियली वो छोटे छोटे से चालू करेगा, बाद में बढ़ता जाएगा। मोबाइल एडिक्शन भी ऐसी चीज है जिसमें इनिशियली कुछ काम के कारण, कुछ कारण हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, बच्चे यूज करना चालू करते हैं, बट ओवर द टाइम उनके ब्रेन को उसमें मजा आता है। डोपामिन रिलीज होने के बाद हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो बच्चे के ब्रेन को एनर्जी मिल जाती है और वो ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसके बाद बच्चे, हम बोलते हैं जैसे कि ब्रेन पे पूरा कब्जा, जैसे ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेता है, वैसे बच्चे के ब्रेन पे कब्जा पूरा वो मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन का होता है। तो अभी ये समस्या है, आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। सुधारने के लिए मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले चीज क्या है कि जरूरत और एडिक्शन, उसमें हमको पहले डिफरेंशिएट करना है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है तो बच्चों को स्कूल में मोबाइल का जरूरत है, तो हमको जरूरत के बगैर कितना मोबाइल देना है वो देखना है। सबसे पहले पेरेंट्स ने खूब एग्जाम्पल
उनको देना चाहिए। पेरेंट्स अगर Setting खुद ही करना, मोबाइल set करना सेट होगा। करना चाहिए। अगर पेरेंट्स खुद ही मोबाइल बहुत बार यूज कर रहे हैं, वो खुद ही एडिक्ट है, वो अपने बच्चे का एडिक्शन नहीं सुधार नहीं सकते। सुधर सकते। दूसरे है कि पेरेंटल कंट्रोल चाहिए। अपने बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं वो पेरेंट्स को पता रहना चाहिए। वो सच में मोबाइल में इंटरनेट में पढ़ाई का काम करते हैं, या कोई गेम खेलते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हैं, या पॉर्न वीडियोस देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल रखना जरूरी है। थर्ड थिंग कि बच्चों को ऑप्शन देना है। खाली इंटरनेट आप मोबाइल यूज मत करो, इंटरनेट यूज मत करो बोल के होने स्पोर्ट्स, वाला नहीं है। आउटडोर स्पोर्ट्स में लेना आउटडोर है, स्पोर्ट्स। हॉबीज डेवलप करना है, उनसे बात करना है, उनको टाइम बिताना है। उनको मोबाइल के अलावा भी लाइफ है और हम एंजॉय कर सकते हैं इक्वली। यही जब उनके ध्यान में आएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर का कहना है कि आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज करो, कोई भी स्पोर्ट्स में एडमिशन लो, मोबाइल का एडिक्शन अपने आप कम होता जाएगा। डॉक्टर, अगला सवाल एडिक्शन के बारे में है, जो कि अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग्स एडिक्शन है, स्मोकिंग एडिक्शन है। डॉक्टर, इससे बाहर कैसे आए और इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहला इसी चीज है कि सच में अपने फैमिली में किसी को ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग उसका नशा है या नशे का बीमारी है, वो जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार बहुत सारी एडिक्शंस है, जल्दी पता नहीं चलते हैं। कुछ सालों के बाद जब वो एडिक्शन पूरा डिपेंडेंस में हो जाता है, बिहेवियर में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, फैमिली लाइफ बिगड़ जाता है, सोशल लाइफ बिगड़ जाता है, तो थोड़ा सा लोगों को समझता है। तो ऑलवेज फैमिली में थोड़ा अवेयरनेस चाहिए ड्रग एडिक्शन के बारे में। अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने घर वाले सगे वाले क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। ओके। जब भी पहला हिंट मिलता है कि हमारा बच्चा ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है, वहीं पे रोकना उसको जरूरी है। उसके लिए क्या मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ना, तो फर्स्ट थिंग इज अ हेल्प। ठीक है, हेल्प। आपको हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, डी एडिक्शन सेंटर्स के काउंसलर उनकी हेल्प लेनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। जब हम बच्चे से, वो व्यक्ति से बात करते हैं तो हमको पता चलता है इसका जो एडिक्शन के तरफ जाने का प्रवास कैसे चालू हुआ या शुरुआत कैसी हुई। तो वहां से हम थोड़ा डिटेल निकालेंगे तो पता चलता है कि उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना है। जब भी कोई आदमी नशे के लत में रहता है तो पहला स्टेप रहता है कि वो नशे के लत से उसको बाहर निकालना, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। 10-15 दिन में वो डिटॉक्स हो जाता है तो उसके बाद वो आदमी नशे के बिना भी सोच सकता है। यस। तो सोचने के बाद बहुत सारी थेरेपीज रहती है, ग्रुप थेरेपीज रहती है, ए मीटिंग, एन ए मीटिंग रहती है। बहुत सारे मेडिसिन भी आजकल आधुनिक मेडिसिन उपलब्ध है, तो दारू छुड़वाने में मदद करती है, यस। ड्रग छुड़वाने में मदद करती है। मैं बोलूंगा कि थोड़ा कठिन काम है, एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं होता है। उसमें 6 महीना, सालों गुजर जाते हैं। परिवार का साथ रहेगा, पेशेंट का साथ रहेगा, थेरेपिस्ट का साथ रहेगा, तो अराउंड 40-50% जो एडिक्ट है, पूरी तरह से जो बीमार हो गए हैं, वो इससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूंगा। अगला क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में आप बात करिए सर। देखो, मेरे बारे में तो यही बात है कि मानसिक बीमारी के बारे में आज भी टैबू है। आज भी लोगों को मानसिक बीमारी के बारे में, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के बारे में डर लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैसे जाए ये डॉक्टर के पास, हम कैसे बातें शेयर करें। तो मैं लोगों को, समाज को ये हमारे जो ब्रायन है उनके उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे हमारे जैसे साइकेट्रिक डॉक्टर का इंटरव्यू लेके वो समाज को बताना चाहते हैं, तो मैं ही बता दूंगा, इनके जैसे बहुत सारे नौजवान मेंटल हेल्थ के वॉरियर बनने चाहिए। जो मेंटल हेल्थ का जो मैसेज है वो समाज में सब जगह अच्छे से सबको पहुंचा दे। बिकॉज हेल्थ क्या है, हेल्थ है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। हम अगर हमको शरीर में कुछ नुकसान होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई दुख होता है या हमारे समाज में कोई दुख तो की हम घटना कहीं होती पे है, नहीं हम जाते। कहीं पे नहीं जाते हैं। तो हमको यही देखना है कि 30%, 33% फिजिकल हेल्थ को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, 66% बाकी मेंटल हेल्थ, 33% और 33% सोशल हेल्थ है, उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। खाली हम शरीर से अच्छे रहेंगे तो हमारा समाज अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर हमारा समाज, हमारा परिवार सब अच्छा रहना है तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और इनके जैसा मेंटल हेल्थ सोल्जर बन के काम करना है। हर एक साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता है, हर एक साइकेट्रिस्ट का काम नहीं कर सकता है, लेकिन मनों को ठीक करने के लिए, मनों का विकास करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी देना, जो उनको जरूरत है उनको डॉक्टर के पास, सलाहकार के पास लेके आना, और एक दूसरे का साथ देना, और समाज में एक प्यार बांटते रहना, ये आज की जरूरत है। इतना कह के मैं आज के ये इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझे मेरे पुराने, मैं बोलूँगा रादर देन पेशेंट, ही इज़ माय फ्रेंड, इन्होंने आज ये इनिशिएटिव लेके मेरे क्लिनिक में आके मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद बोलूँगा। और उनकी आगे के जो वीडियो आएंगे यूट्यूब के लिए,
उसको मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि वो और जो ब्रांचेस है मेडिकल साइंस के वो डॉक्टर के भाई इंटरव्यू ले ले। उनका चैनल मुझे लगता है सबने सब्सक्राइब करना चाहिए एंड विल शेयर इट। डॉक्टर सुरेश पाटिल, मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट एमबीबीएस, इन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को और हमारे ऑडियंस को दिया, इसलिए डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना